अचेतन का अनावरण सम्मोहन द्वारा संभव। पौरस्त्य मानसशास्त्र में सम्मोहन का वर्णन मारण, वशीकरण, आकर्षण आदि 6 प्रमुख अंगों के साथ मोहन के रूप में प्रमुखता से किया गया है। यही वह सम्मोहन विद्या है जिसे ग्रीक भाषा में हिप्नोस और अंग्रेजी में हिप्नोटिज्म के नाम से जाना जाता है। पिछले दिनों इसका प्रमुख उद्देश्य निद्राकर्षण करने के पश्चात कौतुक कुतूहल दिखाने भर का रहा है। प्रयोक्ता इसका दुरुपयोग भी करते रहे हैं। 19वीं सदी के अंत तक लोग इसे काला जादू, कबाला आदि कहकर पुकारते और कपोल कल्पनाओं की विडंबना भर समझकर संदेहास्पद दृष्टि से देखते रहे, किंतु अब इसे चिकित्सा उपचार से संबद्ध करके वैज्ञानिकों ने चिकित्सा क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ हिप्नोटिज्म के वैज्ञानिकों ने इस विद्या की चिकित्सा संबंधी उपयोगिता पर प्रकाश डाला और उसके सत्परिणामों से समुचित पीड़ित मानव जाति को अवगत कराया है। प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री डॉक्टर विलियम ब्राउन के अनुसार साइकोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे मनोविकारों के उपचार में सम्मोहन विद्या अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने इसका प्रयोग करके हजारों सैनिकों एवं अन्य लोगों को स्वस्थ किया और उन्हें आनंद में जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों में पनपी मनोविकृति और स्नायु रोगों को दूर करने के लिए उन्हें हिप्नोसिस का ही आश्रय लेना पड़ा था। उस समय न्यूरोसिस का एकमात्र उपचार ही था हिप्नोसिस। तब से इसका प्रयोग रोगोपचार में तीव्रता के साथ चल पड़ा। सम्मोहन चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना ही उसे कृत्रिम निद्रा का अभ्यास कराया जाता है। मनुष्य को मोह निद्रा में निमग्न करने का यह एक श्रेष्ठ तरीका चिकित्सा विज्ञानियों ने खोज निकाला है। सम्मोहनकर्ता रोगी की मनःस्थिति को निरख परख कर ही अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से संकेत सूचनाओं की संप्रेषण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। पाश्चात्य देशों के चिकित्सा क्षेत्र में अब इसका प्रयोग द्रुत गति के साथ बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के एडगर कैसे के बारे में यही कहा जाता है कि 21 वर्ष की आयु तक वह लैरिंजाइटिस नामक बीमारी के कारण कुछ भी बोलने में असमर्थ था, किंतु सम्मोहन चिकित्सा से वह न केवल पूर्णतः स्वस्थ बना वरन अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं को भी इतना विकसित कर दिखाया कि लोग उसे आज भी स्लीपिंग डॉक्टर के प्रख्यात नाम से अपनी स्मृतियों में बैठाए हुए हैं। सम्मोहन के द्वारा उसने अपने जीवन काल में 30,000 से अधिक रोगियों को जीवन प्रदान किया है। फ्रांस के सुप्रसिद्ध मनोविज्ञानी एवं तंत्रिका विशेषज्ञ रिचर्ड को सम्मोहन विद्या का निष्णात तथा मूर्धन्य चिकित्सक समझा जाता है। पेरिस में उन्होंने एक चिकित्सालय बनाया है जिसमें रोगियों का उपचार सम्मोहन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। चिकित्सा की इस प्रणाली को उन्होंने साइकिक एक्सकर्शन नाम दिया है। वाशिंगटन के वाल्टर रेड आर्मी मेडिकल सेंटर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर हेराल्ड वैन के अनुसार सम्मोहन विधि का रोगियों पर सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। इससे रोगी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। लॉस एंजल्स स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मूर्धन्य चिकित्सा विशेषज्ञ जोसेफ बॉर्बर का कहना है कि यह प्रक्रिया दर्द नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेषज्ञ जले हुए व्यक्तियों एवं फैंटम लिम्ब पेन से ग्रस्त व्यक्तियों को इस विधि द्वारा प्रभावित करके पीड़ा को कम किया जा सकता है। सम्मोहित अवस्था में कष्टों का भान नहीं रहता। फैंटम लिम्ब पेन में इतनी असह्य पीड़ा होती है जिससे छुटकारा पाने के लिए कई बार लोग आत्महत्या तक कर बैठते हैं। सम्मोहन प्रक्रिया इनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है। दंत चिकित्सकों ने भी जबड़ों के दर्द निवारण में इस विधि द्वारा सफलता पाई है। वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक जे थॉम्सन ने इस विधि द्वारा सामूहिक रूप से दंत रोगियों पर प्रयोग किया और आशातीत सफलता पाई है। मूर्धन्य चिकित्सा शास्त्री हेनरी वेनेट भी रक्ताल्पता वाले रोगियों को सम्मोहन प्रक्रिया द्वारा स्वास्थ्य प्रदान करने में सफल हुए हैं। खिलाड़ियों की एकाग्रता में इस विधि से अभिवृद्धि होती देखी गई है।
बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जोसेफिन तथा सैमुअल लावेरन ने कैंसरग्रस्त बालकों के पीड़ा निवारण के लिए सम्मोहन चिकित्सा को अति महत्वपूर्ण बताया है। इससे न केवल उनकी श्वसन प्रक्रिया सामान्य हो जाती है वरन वे दर्द में आश्चर्यजनक कमी का भी अनुभव करते हैं। कैंसर का उपचार तो नहीं किंतु उसके लक्षणों में कमी इससे आ जाती है। वमन और मितली में इसका दीर्घकालिक उपयोग रोग को निर्मूल कर देता है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, चर्म रोग आदि में भी इसके अच्छे प्रभाव देखे गए हैं। मानसिक तनाव दूर करने एवं उच्च रक्तचाप के नियंत्रण में सम्मोहन प्रक्रिया बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। सम्मोहन विद्या को चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी बनाने का श्रेय F.A. मेस्मर को दिया जाता है। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में निवास करने वाला यह व्यक्ति अपने समय का प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री था। उसने मनुष्य के विलक्षण मानसिक क्षमता को विरलित द्रव एयरिफाइड फ्लूइड अर्थात चुंबकीय तरल पदार्थ का स्वरूप प्रदान किया तथा अपने प्रतिपादन में कहा कि इस अलौकिक द्रव को सम्मोहन शक्ति से उत्पन्न करके रोगोपचार का उपक्रम बिठाया जा सकता है। इस तरह के उन्होंने कई प्रयोग भी किए और सफल रहे। मेस्मर के अनुसार मानवीय काया में एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय प्रवाह सतत प्रवाहित होता रहता है जिसकी मात्रा उंगलियों के अग्रभाग में ज़्यादा होती है। मनःशक्ति का प्रयोग करके इसे उत्तेजित अभिवर्धित किया और रोगी के शरीर में प्रविष्ट कराया जा सकता है। इससे रोगों को दूर करने में सहायता मिलती है। इस शक्ति प्रवाह को उन्होंने जैव चुंबक या चुंबकीय तरल नाम दिया। कालांतर में अप्रयुक्त सिद्धांत को प्रतिपादनकर्ता के नाम पर मेस्मरिज्म भी कहा जाने लगा। सम्मोहन वस्तुतः मानवीय जैव चुंबक की आकर्षण शक्ति का परिणाम है जो प्रभावित व्यक्ति के दिल दिमाग पर हावी हो जाती है और उसे प्रयोक्ता की सूचना निर्देशों का पालन अनुसरण करने के लिए बाध्य करती है। प्रख्यात मनोविज्ञानी अलेक्जेंडर राल्फ ने अपनी कृति द पावर ऑफ माइंड में लिखा है कि मानव मन सम्मोहन प्रक्रिया द्वारा सजीव एवं निर्जीव दोनों पर अपने इच्छानुकूल प्रभाव डाल सकता है। इस शक्ति का उपयोग रोगोपचार में सरलता से किया जा सकता है। किसी समय यूनान में इस विद्या का बहुत प्रचलन था। वहाँ के विख्यात चिकित्सा विज्ञानी पेपिरस ने रोगों की उपचार प्रक्रिया में चिकित्सक द्वारा मरीज के सिर पर हाथ फिराकर अच्छा करने की विद्या को शास्त्रीय रूप दिया था। सम्राट पायरस और वेसेप्सियन को ऐसे ही उपचार प्रक्रिया से कष्टसाध्य रोग से मुक्ति मिली थी। फ्रांस के शासक फ्रांसिस प्रथम से लेकर चार्ल्स दसम तक की चिकित्सा में जैव चुंबक का प्रयोग प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा होता रहा। हाथ का स्पर्श और विशिष्ट दृष्टिपात इस प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। संभवतः संत महात्मा इसे प्रक्रिया द्वारा पीड़ितों की पीड़ा हरते रहे हैं। मार्किस डी पुसिगर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दी मैग्नेटाइज्ड एनिमल में विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि ऐसे कई व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि के बल पर लोगों को सम्मोहित करके उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करने में सफलता पाई। इस विद्या में चिकित्सक एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ सेंसिबिलिटी के सिद्धांत को अपनाते हैं और मन में घुसे दुरावों और दुराग्रहों को निकाल बाहर फेंकते हैं तथा उसमें नवीन विवेक संगत विचारणाएँ भरते हैं। मानवीय मस्तिष्क की संरचना इतनी जटिल और विलक्षण है कि उसे कोई सूक्ष्मदर्शी ही समझ सकता है। मानसशास्त्र के विशेषज्ञों का कथन है कि मानव संस्थान की गतिविधियों के संचालन में जागृति, स्मृति और धृति तीन प्रकार की अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती है। जागृत अवस्था में मन ज्ञानेंद्रियों की अनुभूतियाँ उपलब्ध करता है। जन्म जन्मांतरों के चिर संचित ज्ञान संपदा के भंडार का बोध स्मृति के माध्यम से होता है। धृति मन की सूक्ष्मतर अवस्था है जिसमें विचार संप्रेषण की क्षमता होती है। उसका प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति की मन स्थितियों और परिस्थितियों से अवगत हुआ जा सकता है। सम्मोहन चिकित्सा में मनुष्य की विद्युतीय प्रतिरोधक क्षमता GSR पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। सोते समय वह 10 गुनी अधिक बढ़ जाती है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने मस्तिष्कीय तरंगों को EEG मशीन पर रिकॉर्ड करके इस तरह के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं।
चिकित्सक इच्छा शक्ति में अभिवृद्धि करके सहानुभूतिपूर्ण भावनात्मक मुद्रा से अपने में इस चुंबकीय द्रव्य को उत्पन्न करता है। रोगी की दृष्टि एक प्रकाश बिंदु पर केंद्रित करके घड़ी के पेंडुलम की तरह उसे लयबद्ध और क्रमबद्ध ध्वनियाँ सुनाई जाती है। मेट्रोनोम तालमापी उपकरण के द्वारा ध्वनि और प्रकाश का समन्वयात्मक स्वरूप रोगी से के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। दंत चिकित्सा में तो सम्मोहन को अप्रत्याशित सफलता मिल चुकी है। एनेस्थीसिया की बेहोश करने वाली दवाओं की खोज से पूर्व प्रायः सम्मोहन का ही आश्रय लिया जाता है। मनःचिकित्सकों के अनुसार समस्त आदि व्याधियों का एकमात्र कारण मानसिक विकृतियों को ही समझा जा सकता है। सम्मोहन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी को कृत्रिम ढंग से निद्रा का अभ्यास कराया जाता है। तदुपरांत उसके अंतर्मन में संकेत सूचनाएं पहुंचाई जाती है। निद्रावस्था में शरीर प्रायः निष्क्रिय पड़ जाता है, पर मन संस्थान सक्रिय रहता है। मन को अन्यान्य सांसारिक विषयों से हटाकर विचार शून्य बनाया जाता है। तब कहीं जाकर मस्तिष्क में सत्प्रवृत्तियों के समाविष्ट होने का शुभ अवसर मिलता है। रोगी में आत्मविश्वास जगाकर उसकी मानसिक दुर्बलताओं को हटाने मिटाने की यह सर्वोत्तम चिकित्सा समझी गई है। लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी के मूर्धन्य शरीर विज्ञानी डॉक्टर लियो विसेसिलेव ने अपने अनुसंधान निष्कर्ष में कहा है कि सम्मोहनकर्ता अपनी मानसिक रेडियो तरंगों को रोगी के मन मस्तिष्क में संप्रेषित करके उसमें छिपी विकृतियों को ढूंढ निकालने एवं उन्हें उखाड़ फेंकने में सफल हो सकता है। एक स्थान पर बैठकर भी किसी दूरवर्ती रोगी की इस विधि से चिकित्सा की जा सकती है। मानसिक ग्रंथियों का निराकरण मनोविश्लेषण द्वारा ही संभव है। कुछ ग्रंथियाँ इतनी जटिल और कठिन होती है कि रोगी उन्हें जागृत अवस्था में नहीं बता सकता, क्योंकि उसका चेतन मन इस प्रकार के अप्रिय प्रसंगों को स्मृति पटल में प्रवेश नहीं पाने देता। ऐसी स्थिति में सम्मोहन विद्या ही उपयुक्त सिद्ध होती है। पुनर्जन्म के प्रसंगों को भी रोगी के सम्मुख प्रस्तुत करके रोगोपचार के सत्परिणाम सामने आए। सम्मोहन प्रक्रिया मात्र कौतुकवर्धक नहीं, अपितु एक विज्ञान सम्मत चिकित्सा प्रणाली के रूप में पिछले दिनों भर कर आई है। आज मनोशारीरिक व्याधियाँ परिमाण में बढ़ती चली जा रही है। इसका निदान व उपचार अचेतन के अनावरण के बिना असंभव है। मनोग्रंथियाँ, तनाव, अनिद्रा, असाध्य साइकेट्रिक व्याधियाँ इस उपचार के द्वारा पूर्ण रूपेण ठीक की जा सकती है। प्रायश्चित उपचार में भी इस विद्या का प्रयोग अध्यात्म प्रधान चिंतन वाले सुपात्र चिकित्सक द्वारा सफलतापूर्वक हो सकता है। पौरस्त्य मनोविज्ञानी की इस चिर पुरातन विद्या के पुनर्जीवन की अनिवार्यता अनुभव की जानी चाहिए और इस विधा में निरंतर शोध चलना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ